हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा ही होगा दैट इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी। तो इसके बारे में आज का हम कुछ डिस्कशन करेंगे। अपने डिस्कशन पे बढ़ने से पहले देखते हैं न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें रहीं। बहुत सारी न्यूज़ में डिस्कशंस हुई कि किस तरह से ये नॉन परमानेंट सीट्स फिल की जाती हैं। बहुत सारे जितने भी यूएन मेंबर्स थे उनके अपने डिफरेंट ओपिनियंस थे कि क्या इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए, क्या इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, क्या यूएनएससी में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। लेकिन इनसे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आने से पहले हम देखेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, all the doubts, all the issues going on, India has been elected unopposed to this non-permanent member seat. ठीक है, लेकिन my agenda from the day is I want to deviate from the election. I don't want to talk about the election. I want to talk about कि क्या institution की आज relevance है, क्या यूएनएससी जो ये इंस्टीट्यूशन है कितना सक्सेसफुल रहा है और हम इसमें किस रेलेवेंस की बात कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं, आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी व्हाट एम आई गोना टॉक अबाउट। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 15 मेंबर्स की बात है यूएनएससी में, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। दिस इज वेयर इंडिया हैज बीन इलेक्टेड। और 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्लियर डिवीजन है, कुछ परमानेंट मेंबर्स, कुछ ऐसे मेंबर्स जो कि इलेक्शन द्वारा चूज किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो सिलेक्शन में ही डिफरेंशिएशन है सबसे पहले तो, राइट। सो और दूसरी चीज कि लेट्स सी कि ये जो यूएनएससी है इसका बेसिक काम क्या है। देखो नाम से पता लग रहा है सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो बेसिकली ये असेस करता है और एड्रेस करता है जो भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स है। तो आप देख रहे हो असेस भी कर रहा है प्लस एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है कि आप एड्रेस करो इन मुद्दों। राइट, किस तरह के मुद्दे? आप सिविल वॉर्स की बात कर सकते हो, आप टेररिज्म की बात कर सकते हो, आर्म्स कंट्रोल की बात कर सकते हो। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितना असेसमेंट और एड्रेसिंग में हेल्प कर रहा है उतना ही ये कुछ बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस भी लगा सकता है स्टेट्स पे, राइट, सो दैट पीस मेंटेन्ड रहे। ठीक है, तो आप देख रहे हो not only it is helping in addressing but it also talks about the binding obligations। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जिस पे आज हम डिबेट करेंगे। 1946 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, डिपेंडिंग अपॉन कि वॉर कौन लोग जीते, राइट, किसके साइड पे पोलैरिटी थी, आपने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। तब से लेके अब तक कितने सारे चेंजेस हो चुके हैं ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, लेकिन इतने सारे नेशंस हैं, राइट, सभी की अपनी सॉवरेनिटी है, नेशंस अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं। क्या वो हर बार अपनी सिक्योरिटी डिसीजंस में यूएनएससी को कंसल्ट कर रहे हैं? लेट्स से कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पे अभी जो भी हो रहा है, क्या यूएनएससी को कंसल्ट किया जा रहा है या किया जाना चाहिए? This is the debate. Let's say कि UNSC is not the only institution, right? कितने और institutions हैं? NATO, SAARC, ABCD, XYZ, कितने institutions हैं? कितने bilateral contracts हैं? कितने multilateral contracts हैं? तो ये कैसे decide हो कि is the institution relevant, या हम आपस में ही चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या ये इंस्टीट्यूशंस अभी भी 21st सेंचुरी में भी रेलेवेंट है? वो इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंपॉर्टेंट था बिकॉज सडन पीस को आगे कायम रखना ज़रूरी था, क्या उसकी अभी भी ज़रूरत है? तो इस पे आज हमारी डिबेट है। ठीक है, तो ना कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की बहुत ज़्यादा दिक्कतें। ठीक है, अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कुछ P5 कंट्रीज है ना, तो हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितनी भी कंट्रीज को प्रिविलेज स्टेटस था, है ना, द वंस हु वर एक्चुअली विक्टोरियस इन दी वॉर्स, उनको आपने एक बड़ा पॉलिटिकल ऑर्डर बनाने के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाने की पावर दे दी है सो दैट दे कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इंटरनेशनल पीस। ठीक है, तो यूएस, सोवियत यूनियन, यूके, ये सभी वो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, दोज वर आउटराइट विक्टर्स ऑफ द वॉर। इवेंचुअली क्या हुआ कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को भी ऐड करने की बात हुई, राइट। उस समय रादर इन्विजन किया गया कि इन तीनों के साथ साथ चौथे कंट्री को भी ऐड किया जाए और इनको टोटली जो है 4 ग्लोबल पुलिसमैन कहा गया, कि कुछ ऐसा जो कॉन्सेप्ट है इसको इन्विजन किया गया और चाइना की एंट्री की भी बात हुई,
राइट। इवेंचुअली क्या हुआ कि फ्रांस को एज ए यूरोपियन बफर ऐड कर दिया गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस समय की जो रियलिटीज थी उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। लेकिन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से अब तक उन रियलिटीज में कितना ज्यादा डिफरेंस है। क्या आपको लग रहा है कि यही सभी कंट्रीज हैं जिनके पास अभी पोलैरिटी है? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि और भी तो कंट्रीज हैं जो कि इवेंचुअली इतने समय में बाहर उभर कर आई हैं, राइट, जिनके पास और रिसोर्सेज हैं जितने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं थे? तो क्या ये इंस्टीट्यूशंस आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना? यहाँ पे दिक्कत है इस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज की रियलिटीज को रेफर करना जरूरी है। नेक्स्ट चीज, शिफ्टिंग लिमिट्स ऑफ सॉवरेनिटी। क्या लिमिट है किसी भी नेशन के सॉवरन होने की, कि कोई भी नेशन किस तरह के एक्शंस ले सकता है, इसकी लिमिट्स एब्सोल्युटली ब्लर्ड है। फॉर एग्जांपल 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया, राइट, व्हाट वाज द लीगल बायस ऑफ इट, राइट, या अगर किया भी गया तो कितनी कंट्रीज आई उन्हें रोकने? यूएनएससी ने क्या एक्शन लिया? इस पे सोचने वाली बात है कि रशिया ने अल्टीमेटली एनेक्स तो कर ही लिया, तो हाउ डू यू डिफाइन दैट व्हाट इज द लिमिट ऑफ सॉवरेनिटी? हर कंट्री की अपनी सॉवरेन नीड्स हैं, अपने सॉवरेन तरीके हैं काम करने के। अगर आज इंडिया और चाइना में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो कहाँ है यूएनएससी और किस तरह से दे विल हैंडल इस पे? वेयर इज द टॉक, राइट? अगेन लेट्स से कि इंडिया कोई पर्टिकुलर स्टैंड लेना चाहता है अपने सॉवरेन नेशन के हिसाब से, डेफिनेटली ले सकता है। तो क्या ऐसे समय में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है या कितना इररेलेवेंट या रेलेवेंट हो जाता है यूएनएससी? फॉर एग्जांपल यूएन ने इन्वेड किया इराक को या अफगानिस्तान को, राइट, व्हाट स्टेप्स डिड यूएनएससी टेक? अल्टीमेटली इन्वेजन हुआ, राइट, एंड आगे की स्टोरी यू ऑल नो। नाउ अगेन वीटो कितना बड़ा मुद्दा है। लेट्स से कि 5 जितनी भी परमानेंट कंट्रीज हैं उनके पास वीटो है, कोई भी मुद्दा उठे और उस पर यदि वो पर्टिकुलर कंट्री अपना वीटो यूज कर ले, कह दे कि नहीं दिस इज नॉट समथिंग दे वांट टू डू, वो मुद्दा वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल जो आपने अजहर मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट बनाने की बात की थी, तो चाइना ने उसको काफ़ी बार उस पर अपना वीटो यूज़ किया और ऐसा नहीं होने दिया, राइट। कई बार जब ईस्टर्न यूरोपियन में प्रो रशिया सेपरेटिस्ट थे, ठीक है, तो एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाने की बात थी कि इन सेपरेटिस्ट को प्रोसिक्यूट किया जाए, बट अगेन रशिया ने वीटो कर दिया और ये ट्रिब्यूनल बनने ही नहीं दिया। तो आप देख रहे हो हमेशा वीटो इश्यूज पर्सनल या अदर कंट्री की कन्वीनियंस के हिसाब से भी तो यूज हो सकते हैं। क्या ऑथेंटिसिटी है इनकी? हु इज गोइंग टू क्वेश्चन दीज कंट्रीज? हु इज गोइंग टू क्वेश्चन दीज वीटोज, राइट? और इसकी क्या रेलेवेंस है कि इन P5 के अलावा और किसी को वीटो नहीं मिलना चाहिए? क्या मैकेनिज्म है इस चीज का? यहाँ पे यूएनएससी में दिक्कतें हैं। अगेन रेलेवेंस ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैं आपको कहती हूँ बहुत सारी पीस कीपिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल जब 2011 में लीबिया में अरब लीग ने एक नो फ्लाई जोन बना दिया था, तो वहां पे नेटो ने वहां पे फोर्स का यूज करके मुद्दे को रिजॉल्व कराया था। तो आप देख रहे हो कि अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर सकती हैं तो अगेन यूएनएससी की जरूरत क्या है? व्हाई शुड यूएनएससी बी देयर? नेक्स्ट अगर आप देखें यूएनएससी में एक कॉन्सेप्ट है, रादर इवेंचुअली ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, कि जो भी स्टेट्स हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपनी पॉपुलेशन को वो क्राइम्स अगेन ह्यूमैनिटी से बचाएं। सो अगर स्टेट्स की अपनी रेलेवेंस है, इफ दे कैन टेक सॉवरेन डिसीजन, देन व्हाट इज द नीड ऑफ अ बॉडी इफ दे कैन डू एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स, राइट? अगेन रिप्रेजेंटेशन इश्यूज हैं कि आपने बोल दिया कि दीज आर द 5 कंट्रीज रादर जिनकी परमानेंट मेंबरशिप है, बट लेट्स से लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, व्हाई नो रिप्रेजेंटेशन इन P5? ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, देखा जाए तो कितनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप में इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राइट? लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी एक बहुत छोटी सी बात जो मैंने सबसे पहले आपको शुरू में बताई थी कि सैंक्शंस लगाने की ऑफिशियल पावर भी यूएनएससी के पास है। अगर मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना था, चाहे इंडिया चाहती थी या चाइना नहीं चाहती थी, काफ़ी कोशिशों के बाद ये हुआ। कैसे हुआ? बिकॉज देयर वॉज एन इंस्टीट्यूशन वेयर यू कुड गेट इट डन। वॉज द वॉइस ऑफ इंडिया इनफ?
राइट, अगर इट वाज इनफ, राइट, तो चाइना ने इसको पहले क्यों वीटो किया? इस पर्टिकुलर मुद्दे को पास होने से पहले कई बार, जैसा कि मैंने कहा, चाइना ने वीटो किया। इसका मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन होनी जरूरी है जहां पे एक वर्ल्ड लेवल पे मुद्दों को उठाया जा सके, राइट, क्योंकि उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली एक लाइबिलिटी बन जाती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की टू बिहेव मॉरली एज वेल। तो किस तरह के बैन्स लगाए जा सकते हैं, किस तरह के सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं? आपके ऊपर ट्रैवल बैन्स लगाए जा सकते हैं, आपके एसेट फ्रीज किए जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन किया जा सकता है, आर्म्स आपको ना मिले बैन किया जा सकता है। तो जब से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, उन पे ये सब बैन्स लगाए गए हैं। सो वाज इट पॉसिबल विदाउट एन इंस्टीट्यूशन लाइक यूएनएससी? अगेन, जो ये पीस कीपिंग मिशंस हैं, इनको ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बेरेट्स भी कहा जाता है। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशंस, राइट? सक्सेसफुल, व्हेन आई से इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। फॉर एग्जाम्पल, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस जहां पे इनमें मुद्दे भी आए हैं, राइट? इनकी स्क्रूटनी हुई है कि क्या ये सही तरह से यूज हुए, लेकिन क्योंकि ऐसी एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमेशा ही यू कैन रिलाई ऑन देम कि कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो यू कैन रिलाई ऑन दीज पीस कीपिंग फोर्सेस, जिसमें इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि इंडिया क्लेम करता है कि मुझे भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, राइट? अगेन, अगर इसकी बात करें, एक दिक्कत एक और क्या है कि लेट्स से कि यूएनएससी ने सैंक्शन लगा दिए, मिलिट्री एक्शन लगा दिया, उसके बाद व्हाट? उसके बाद हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल टर्मोइल जो भी उस कंट्री में होंगे? लेट्स से वंस पीस कीपिंग फोर्सेस आर देयर, राइट, विच इज अ वेरी गुड मूव कि आपने कहीं ना कहीं पीस रिस्टोर कर दी, लेकिन उसके बाद क्या? व्हाट आर द मैकेनिज्म आफ्टर दिस? इसके बारे में यूएनएससी बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि इनिशियली जो आपकी सीट्स थी, राइट, वो आपने डिवाइड कर दी कि दिस इज हाउ इट विल बी डिवाइडेड, लेकिन व्हाट अबाउट द करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज? G4 में जितने नेशंस हैं, दे हैव बीन आस्किंग या दे हैव बीन रेफरिंग टू डिमांड्स कि हमें भी मेंबरशिप दी जाए। रादर कुछ ऐसे क्लब्स हैं, लाइक कॉफी क्लब है, पाकिस्तान इज देयर, जो कि इस चीज को बिल्कुल ही नेगेट कर देते हैं। तो क्या यूएनएससी करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज की बात कर रहा है? एंड लेट्स से कि इट सेज कि हर 2 साल बाद आप इलेक्ट नहीं हो सकते कंसेक्यूटिवली, राइट? यू विल हैव टू वेट फॉर अ चांस। व्हाई इज दैट सो? अगर ऐसा है तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि कौन सी कंट्री आएगी, कौन सी नहीं? व्हाट इज द मैकेनिज्म, राइट? क्या ये पर्सनल ट्रेड ऑफ्स पे डिपेंडेंट है या किसी और चीज पे, राइट? तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना जरूरी है। अगेन, जैसा कि मैं आपको बेनिफिट्स बता रही थी, उसमें एक बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिवनेस क्या है कि कहीं ना कहीं व्हेन एवरीबडी इज अ मेंबर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इवन इफ 1 या 2 लोग वॉइस करते हैं, राइट, या एब्सटेन करते हैं वोट करने से, तब भी यू आर केपेबल ऑफ शोइंग द यूज ऑफ योर पावर, राइट? तब भी आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए पीस कीपिंग मिशंस को भेज सकते हो। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं अगर मुद्दे हैं, पावर भी फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। इफ इट वांट्स, इट कैन इन्फोर्स सर्टेन थिंग्स। तो इज इट या रादर कितनी समझदारी है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को हटा देने में, जबकि उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिविजुअल एक्शन से ज्यादा एज एन इंस्टीट्यूशन आपको मौका देती है काम करने का, एक बिलोंगिंगनेस, इंक्लूसिवनेस की फीलिंग देती है वर्ल्ड ऑर्डर में, राइट? अब दिक्कतें कहाँ आती हैं? देखो, हमने कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात की, हमने कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात की, कितनी ऑथेंटिसिटी है इन बातों की? सी, द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारा आपको पहले तो पता नहीं है कि इनकी प्रोसीडिंग्स कैसे हो रही हैं, ठीक है? एवरीबडी हैज देयर ओन एजेंडा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पास एकेडमिक कंटेंट या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है टू असेस दीज थिंग्स। लेट्स से कि मैंने बोला कि इट्स ऑलवेज, लेट्स से कि कंट्री स्पेसिफिक, कि कंट्री क्या कर रही है। व्हाट इज द source that I have? The source that I have is the media or the write-ups, right? I might not have the exact thing कि उस country ने ऐसा क्यों कहा. I am actually relying on a lot of facts which have been provided to me. I am relying on some particular crisis, or I'm relying on somebody's memoirs or write-ups or some news channel कि क्या हुआ, right? So you really don't have the exact context every time. You might have it at certain times, but every time it's not there. Because of this, एक exact snapshot of the council लेने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है. तो इसलिए भी हर एक फैक्टर को एनालाइज करते समय हमें उनके एग्जैक्ट चीज़ें पता होनी ज़रूरी है. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लेट्स से कि काउंसिल नहीं है,
ठीक है, और आप इंडिविजुअल लेवल पे या मल्टीलेटरल लेवल पे या बायलेटरल लेवल पे मुद्दे रिजॉल्व कर रहे हो, देन व्हाट हैपेंस, राइट, देन देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप इन चीजों को उठा सकते हो। एंड सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, जो कि मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जो भी पावर रिस्पॉन्सेज है उनको रैटिफाई एंड कोडिफाई इसके द्वारा किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन की रिकग्निशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि येस समथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट। अगर आपने चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं रखे, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, राइट, कि अगर कहीं गलती होती है, right, so there is a mechanism of checks and balances and the security council, this is where it comes कि एक बैलेंस बना के रखना वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दैट इज व्हाई दिस इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मुझे क्या लगता है, लाइक वे फॉरवर्ड व्हाट कुड बी देयर, कि जो भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, जो भी मुद्दे हैं, सी यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय एनी कंट्री, राइट, नीदर यू कैन एक्चुअली लीव इट टू एन इंस्टीट्यूशन टू सॉल्व। तो कहीं ना कहीं एक शेयर्ड विजन होना चाहिए बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द कंट्रीज, एंड अकॉर्डिंगली शेयर्ड सॉल्यूशंस होने चाहिए। अब कैसे हो, विल देयर बी मैकेनिज्म, दिस हैज टू बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस डिपेंडिंग अपॉन कि उस समय की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज क्या है, नीड्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है, और वर्ल्ड ऑर्डर में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो ऑल योर डिसीजन शुड बी ऑन केस टू केस बेसिस। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है और देयर कुड बी सम अदर सॉल्यूशन, देयर आर सम अदर थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट, डेफिनेटली हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी कैन ऑल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे दोस्तों। और भी ऐसे कुछ बर्निंग टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे हर रोज, एंड वील कीप ऑन डिस्कसिंग ऑल दीज इश्यूज। ठीक है जी, चलिए, ओके देन दोस्तों, बाय बाय।